अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 2D अरे के बारे में बात करेंगे। 2D अरे क्या होती है। 2D अरे को अगर हमने डिफ़ाइन करना हो तो हमें इस चीज़ से पता चल जाता है कि इस जो अरे होती है इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो टेबल की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। अगर आपने कभी टेबल को देखा हो तो टेबल के अंदर जो डाटा होता है वो कोरस्पॉन्डिंग तौर पर स्टोर हो जाता है। एक रो होती है, एक कॉलम होता है, उसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। तो इससे पहले हमने 1D अरे पढ़ी थी। 1D अरे के अंदर क्या होता था कि मल्टीपल जो वेरिएबल का जो डाटा आता था, जो हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम के साथ असाइन करते थे, वो हमने क्या किया, सिर्फ एक वेरिएबल एक ही अरे के अंदर डिक्लेयर करवा के इसको स्टोर करवा दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले काम के ऊपर रिव्यू मारे तो उसके अंदर इंटर अरे करते थे और हम स्केप ब्रैकेट लगा कर उसके आगे साइज लिखते थे। इसका मतलब ये था कि ये जो अरे है ARR के नाम से ये अपने अंदर 100 वेरिएबल का डाटा स्टोर कर सकती है, चाहे वो नंबर्स हों, करैक्टर हों या जो मर्जी हो। और इनको एक्सेस करने का, प्रिंट एफ का लगाने का, फॉर लूप के ज़रिए इनको स्कैन ऑफ और प्रिंट एफ करवाने का सारा मेथड हम पिछली वीडियोज़ के अंदर पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर क्या बात है, इस वीडियो के अंदर हम इसी अरे की एक नई एडवांस फॉर्म भरेंगे जिसको कहते हैं 2D अरे। 2D अरे से आपको समझ ही आ जाएगी कि वो कॉलम्स और रोज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप सी की स्ट्रक्चर के ऊपर भी नोटिस करें तो मैं आपको सी स्ट्रक्चर के अंदर दिखाता हूँ। ये 3 रो बन चुकी हैं और तीनों रो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट किस्म के कॉलम्स हैं। ये बेसिकली एक तौर पे एक टेबल की फॉर्म एक तैयार कर चुकी है और इस टेबल को हम कहते हैं 2D अरे। अगर आपसे कोई आसान अल्फाजों में पूछे 2D अरे से क्या मुराद है तो हम उसको सिर्फ इतना कहेंगे, जो 2D अरे होती है वो टेबल की फॉर्म के अंदर डाटा को अपने अंदर स्टोर करवाती है कोरस्पॉन्डिंग दौर के अंदर। मतलब एक ही अरे है, उसके अंदर हम कॉलम और रोज़ के दो अलग अलग फैक्टर्स बना देंगे। डाटा को रो के अंदर भी और कॉलम के अंदर भी स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ एक डाटा लिखता हूँ 100, 22, 33, 55 और अगले लाइन में मैं लिखता हूँ 11, 33, 22, 33। अब मैंने यहाँ 2 कॉलम्स बनाए हैं, 2 रोज़ बनाए हैं और इसके साथ साथ 4 कॉलम बनाए हैं। जो पहला जो 100 है, अगर मैं इसकी वैल्यू और इसका लोकेशन फाइंड करना चाहूँ तो मैं इसकी लोकेशन क्या कहूँगा, ये पहली रो के ऊपर पहला कॉलम है, ठीक है। अगर मैं 22 की लोकेशन को फाइंड करना चाहता हूँ मैं कहूँगा कि पहली रो के ऊपर दूसरा कॉलम है, ठीक है। 33 की फाइंड करना चाहूँगा मैं कहूँगा कि पहली रो के ऊपर तीसरा कॉलम है। 55 की बारी मैं कहूँगा कि पहली रो के ऊपर फोर्थ कॉलम है। इसी तरह जब मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर आऊँगा तो मैं कहूँगा कि जो 11 है ना, ये सेकंड रो अब शुरू हो जाएगी। कौन सी? सेकंड रो। सेकंड रो के ऊपर ये पहला कॉलम है। 33 क्या है? सेकंड रो के ऊपर सेकंड कॉलम है। 22 सेकंड रो के ऊपर थर्ड कॉलम है और 33 सेकंड कॉलम के ऊपर सेकंड रो के ऊपर फोर्थ कॉलम है। इस तरह से 2D अरे अपने अंदर डाटा को स्टोर करती हैं। अब इसका हम बेसिक सिंटेक्स को फाइंड करते हैं। सिंपल अरे का क्या होता था कि अरे लिख के और आगे उसका साइज लिख दिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये 2 बॉक्सेस को ऐड करना पड़ता है। ये जो पहला जो स्क्वायर होता है ना, ये रेफ़र हमेशा करेगा रोज़ से कि आपने कितनी रोज़ के अंदर डाटा रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कह देता हूँ कि मुझे 2 रोज़ तक का डाटा चाहिए, ठीक है। और अगला जो होगा वो कहेगा कि आपने कितने कॉलम तक वो डाटा लेके जाना है, 5, 4, 3। अभी हम 4 के ऊपर रखते हैं। ये होता है सिंपल सिंटेक्स 2D अरे का, जिसके अंदर हम अरे का नाम बताते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि रो का कितना साइज़ होगा और उसके बाद कॉलम का कितना साइज़ होगा। अगर आप ये साइज़ यूज़र से लेना चाहते हैं तो ऊपर मैं एक फंक्शन printf का लगा के मैं यूज़र से साइज़ पूछ लूँगा, एक वेरिएबल के अंदर उसको शो करवा दूँगा और यहाँ मैं उसकी जगह उसको शो करवा दूँगा। वो मैं आपको एंड पे करके दिखाऊँगा। अब मैंने यूज़र को बता दिया कि जो अरे होगी वो रो होगा वो 2 साइज़ का होगा, यानी 0, 1, और जो 4 कॉलम्स होंगे वो होंगे 0, 1, 2, 3। अब यहाँ मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ और फॉर लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई के नाम से। अभी हम डाटा को स्कैन अप करवा रहे हैं। आई के नाम से ले लिया और आई को मैंने 0 से डिक्लेयर करवा दिया। मैंने कहा जो आई है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 2 के। ये जो पहली जो रो है ना, ये जो पहली फॉर लूप है ये हमेशा रो के लिए काम करेगी। फिर याद रखें जो पहली फॉर लूप है वो हमेशा के हमेशा रो के लिए काम करेगी। पहली फॉर लूप हमेशा रो के लिए काम करेगी। तो मैंने यहाँ आई इक्वल टू 0 कॉमा आई लेस देन इक्वल टू आई लेस देन 2, क्योंकि हम यहाँ 0 से स्टार्ट करें, अगर हम यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा। पहली जो फॉर लूप होती है वो रोज़ के लिए काम करिए, तो यहाँ जो रोज़ का टोटल साइज़ है 2, वहाँ तक मैंने ये कमांड चलानी है
और आगे कर दूँगा आई प्लस प्लस। इस फोर लूप के अंदर आके मैं एक और फोर लूप लगाऊंगा और इस फोर लूप को अब मैं कॉलम के लिए लिखूंगा। जे को मैं 0 के लेट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब तक जे जो है वो लेस देन इक्वल टू लेस देन है 4 के, ये कमांड रन करते रहो और जे के अंदर इंक्रीमेंट करते रहो। अब ये जो दूसरी फोर लूप लगाई है मैंने लगाई है कॉलम के लिए, पहली वाली लगाई थी रोज़ के लिए। याद रखिएगा कि 2D अरे के अंदर हम 2 बार फोर लूप यूज़ करते हैं, एक आउटर लूप फॉर रोज़ और एक इनर लूप फॉर कॉलम। जबकि जो 1D अरे थी उसका नाम सिर्फ एक फोर लूप यूज़ करते थे क्योंकि उसके अंदर जो डाटा था वो 2 डायमेंशनली तौर पर नहीं होता था। अब इसके अंदर आके मैं एक प्रिंटफ लगाता हूँ। यहाँ मैंने ऊपर एक मॉडिफिकेशन यूज़ की कि मैंने अब यहाँ 0 की जगह 1 लिख दिया है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या किया है, यहाँ इक्वल का साइन डाल दिया है। अब इक्वल का साइन डालने से क्या होगा कि लूप पहले 1 के लिए चलेगी, बाद में 2 के लिए चलेगी और 2 के बाद जब वो 3 पे आएगा तो यहाँ लूप क्या हो जाएगी फॉल्स। इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे आई और जे, मतलब जो भी आई और जे की वैल्यू आएगी वो उसको साथ साथ बता देगा। जो पहला जो एलिमेंट होगा, ये जो पहली स्टेटमेंट लिखी है परसेंटेज डी वाली, वो रेफ़र करेगी आई को, मतलब रोज़ को, और रोज़ की वैल्यू क्या है यहाँ 1। मतलब पहली रो के ऊपर, पहले ही कॉलम के ऊपर जो डाटा स्टोर होगा वो यूज़र से मांगा जा रहा है। यहाँ मैं ब्रैकेट लगा दूँगा, इसको ऑफ कर दूँगा, यहाँ सेमी कोलन। इसके बाद मैं स्कैनएफ लगाता हूँ, स्कैनएफ के बाद मैं परसेंटेज डी का निशान यूज़ करता हूँ और परसेंटेज डी के बाद मैं कॉमा के बाद यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ और एंड का साइन लगा के अरे, कोमा लगा के एंड का साइन अरे और साथ स्क्वेयर ब्रैकेट आई और स्क्वेयर ब्रैकेट जे। अब मैंने यूज़र से डाटा मांग चुका हूँ और यूज़र से मैंने कहा है कि पहले जो तुमने डाटा एंटर करना है वो तुमने पहली रो के लिए एंटर करना है और इसी पहली रो के पहले एलिमेंट यानी पहले कॉलम के लिए डाटा एंटर करना है। मीन्स कि अगर हम इसका ड्रायर निकालने की कोशिश करें तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ तो तुमने पहला जो डाटा स्टोर करना है वो ये वाला होगा, मतलब पहली रो होगी और उसका पहला ही कॉलम होगा। जब लूप दोबारा चलेगी आप जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, कंडीशन अभी भी 2 है कि 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। तो मतलब दूसरी बार जो डाटा स्टोर होगा वो किस में स्टोर होगा, पहली रो के अंदर दूसरे कॉलम के अंदर। तीसरी बार जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 के अंदर जब लूप चलेगी तो आप जो डाटा स्टोर होगा वो पहली रो के अंदर स्टोर होगा और तीसरे कॉलम के अंदर। चौथी बार जब लूप चलेगी तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 के अंदर जब डाटा स्टोर होगा तो उसका मतलब ये होगा कि पहली रो के 4th कॉलम के अंदर डाटा को स्टोर करवा देना है। ये थी हमारी छोटी सी फोर लूप जिसके अंदर हमने डाटा को यूज़र से मांगा और यूज़र से स्टोर करवा दिया। अब हमें एक और फोर लूप लगानी पड़ेगी ताकि हम इस डाटा को वो भी करवा सकें, डिस्प्ले भी करवा सकें। तो मैं एक यहाँ फोर लूप लगा देता हूँ जिसके अंदर मैं आई को दोबारा 1 से डिक्लेयर करवा देता हूँ। कहता हूँ जो आई है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 2 के और कोमा और आई प्लस प्लस चला देना है। इसके अंदर भी सेम ऐसे करना है, एक फोर लूप लगाएंगे हम रोज़ के लिए और एक फोर लूप लगाएंगे हम कॉलम्स के लिए। कॉलम्स के लिए मैं इस बार के का वेरिएबल ले लेता हूँ, जे के लेते हैं हम, जे इक्वल टू 1। वेरिएबल्स के नाम से आप चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जे लेस देन इक्वल टू 4। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो साइज़ लिख रहे हैं ना आप 2 और 4 वाला, ये हमेशा वही रखिएगा जो हमने ऊपर अरे को डिक्लेयर करवाने में काम दिया हुआ था, जो हम ऊपर अरे के लिए करवा रहे थे। तो यहाँ सेमी कोलन का साइन आ जाएगा और जे प्लस प्लस का साइन, यहाँ ब्रैकेट गलत होगी तो ब्रैकेट में यहाँ कैंसिल आउट कर लूँ। उसके बाद हम कॉमा लगा स्क्वेयर ब्रैकेट आ जाएंगी और स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर मैं इस पर सिर्फ प्रिंटफ का काम करूँगा और प्रिंटफ के अंदर मैं कहूँगा द वैल्यू फॉर एलिमेंट परसेंटेज डी एंड एलिमेंट परसेंटेज डी। ये जो नीचे वाली वैल्यू मैं एक कमांड चला रहा हूँ अभी, बस सिंपल सी एक, यहाँ रोज़ आ जाएगा और वहाँ कॉलम आ जाएगा। इस कितनी वैल्यू है, अब मैं सिंपल कह रहा हूँ कि जो 0 1 रो है और 1 कॉलम में यहाँ कौन सा डाटा स्टोर हो रहा है, मैं उसको बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा, बारी बारी लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये वो यहाँ आ जाएगा परसेंटेज डी और यहाँ कोमा के बाद पहली वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो हम लिख देंगे आई। दूसरी है दूसरी वाली तो जे, और लास्ट पे कौन सी वैल्यू आएगी, लास्ट पे वैल्यू वो वाली आएगी जो कि हमने यहाँ से यूज़र से उठानी है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ मैं सिंपल इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेमीकोलन का निशान लगा देता हूँ। अब इस फोर लूप को रन करके तो अब हम इसको करेंगे डीबग और डीबग करके देखते हैं क्या हमारी जो प्रोग्राम है इसकी आउटपुट सही निकलती है कि
नहीं निकलती। सबसे पहले वो कह रहा है कि एंटर डाटा करो पहली रो के लिए और पहले कॉलम के लिए। तो मैं 3 एंटर कर देता हूँ, फिर 4 5 6 2 3 4। और उसके बाद उसने मुझे एंटर होने के बाद सारा का सारा रिज़ल्ट दिखा दिया। यहाँ तक जो था वो मैंने वैल्यूज़ एंटर्स की थी यूज़र के लिए, और उसके बाद उसने बता दिया कि पहली जो कॉलम है, जो पहला रो है, उसके अंदर जो डाटा एंटर हुआ वो 3 है। दूसरी रो और दूसरे कॉलम के लिए डाटा जो एंटर हुआ वो 4 है। फिर पहली रो तीसरे कॉलम के लिए जो डाटा एंटर हुआ वो 5 है, और फिर 4। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस सब को हटा दूँ और सिंपल तरीके से मैं मतलब आंसर शो करवाऊँ और ये कुछ भी स्टेटमेंट वगैरह लिखी हुई ना आए, तो मैं आई जी भी यहाँ से हटा दूँगा और सिंपल कॉमा लगाकर ये लिखा रहने दूँगा। अब इसको मैं करता हूँ दोबारा डिबग, और यहाँ भी इस बार मैं चेंज लेकर आता हूँ। एंटर एलिमेंट फॉर परसेंटेज डी और परसेंटेज डी। जो पहला वो रोज़ को रेफ़र कर रहा है, दूसरे वाला कॉलम को। सिंपल 3 इस पर फंक्शन लिखने की कोशिश की और देखते हैं कि इस पर क्या आउटपुट हमारे पास निकल के आती है, और देखते हैं क्या अब वाकई एक टेबल की फॉर्म के अंदर ये डाटा स्टोर हो चुका है कि नहीं हो चुका। 5 एंट्री करता हूँ, 4 6 3 2 3 और 5। उससे उसके बाद सारा का सारा डाटा मुझे एज द फॉर्म ऑफ टेबल की फॉर्म के अंदर दे दिया, और इस टेबल की फॉर्म को ही हम कहते हैं 2D अरे। इसके बाद हम फर्दर इसके ऊपर काफ़ी सारे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो आपने मैथ के अंदर बचपन के अंदर पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज ले लेना। ट्रांसपोज के अंदर क्या था, रोज़ को चेंज कर देना कॉलम के अंदर, कॉलम को चेंज कर देना रोज़ के अंदर। इसके बाद मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लेना। ये सारे के सारे फंक्शन हम 2D अरे के अंदर पढ़ते हैं जो आने वाली वीडियोज़ के अंदर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो की समझ आई है तो मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।